हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका क्यार स्टडीज हब पर। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। 65th बीपीएससी मेंस के पेपर 2 सेक्शन 2 जिसमें इकोनॉमी और ज्योग्राफी आता है। इकोनॉमी के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए क्वेश्चंस कुछ लेकर आई हूँ जो एक्सपेक्टेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और करंट से हैं, जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एग्जाम में। मैंने 2 महीने पहले भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक लिस्ट जारी की थी जीएस पेपर 2 के इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी सेक्शन के लिए। गाइस, आई होप कि आपने वो सब कंप्लीट कर लिए होंगे। वो टॉपिक भी रेलेवेंट हैं। ये टॉपिक्स कुछ आपके करंट के टॉपिक्स हैं जो चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो है उसके दौरान जो इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं उनको देखते हुए ये टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किए हैं। इनको भी आप कवर कर लीजिएगा, अभी आपके पास टाइम है। मैं भी कोशिश करूंगी आपको इन सब टॉपिक्स को कवर कराने की, राइट। पुराने टॉपिक्स भी आपको कवर करने, ऐसा नहीं है कि पुराने टॉपिक्स आपने छोड़ देने हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके 65th बीपीएससी मेंस की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके चेक जरूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए गाइस, कोई भी पेपर पूरा करंट बेस्ड नहीं होता है, स्टैटिक पोर्शन जरूर उसमें आता है। और बीपीएससी ने अपना सिलेबस दिया हुआ है तो डिफाइंड है कि बहुत सारे टॉपिक्स जो स्टैटिक थे वो मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ चैनल पे। नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा। फाइन, तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो करंट से हैं। वो चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए इन टॉपिक्स को मैं चुनकर लाई हूँ और बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। जरूर आप इनके मॉडल आंसर्स तैयार कर लीजिएगा, राइट। चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है, इस कोविड-19 फिफ्थ रिसेशन फॉर इंडिया। कोविड-19 का जो दौर है भारत के लिए पांचवी मंदी का दौर है। इससे पहले भारत ने 4 रिसेशंस और देखे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। अगर हम बात करें 1947 में भारत हमारा आजाद हुआ था, ठीक है। उसके बाद से इंडिया ने 4 रिसेशन देखे हैं। रिसेशन का मतलब होता है मंदी का दौर, ठीक है। 4 रिसेशंस, कब कब ये रिसेशंस आए थे? देखिए, पहला रिसेशन तो आपका 1958 में ही आ गया था, दूसरा 1966 में, तीसरा 1973 में और चौथा 1980 में। अब ये जो 2020 का कोविड-19 का जो दौर है इसको पांचवा रिसेशन कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक भारत ने सिर्फ 4 ही रिसेशंस को फेस किया था, 4 ही मंदी के दौर भारत ने देखे थे। 2008 में विश्व में मंदी का दौर देखने को मिला था पर भारत उससे प्रभावित नहीं हो पाया था, ठीक है। पर कोविड-19 भारत को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भारत को लोन लेना पड़ रहा है, तो इसको फिफ्थ रिसेशन कहा जा रहा है। इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखिए गाइस, 1958 में जो आपका, मैं आपको इनका थोड़ा सा दे देती हूँ रफ आइडिया। 1958 में जो आपका रिसेशन हुआ था वो वीक मॉनसून की वजह से, देखिए हमारा जो खेती थी, पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी भारत की, तो उस साल वीक मॉनसून होने की वजह से खेती बाड़ी अच्छे से नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से हमें दूसरी कंट्री से 60 लाख टन ऑफ फूड ग्रेन्स, 60 लाख टन ऑफ फूड ग्रेन मंगाना पड़ा था, इंपोर्ट करना पड़ा था, ठीक है। जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस क्रिएट हो गया था। 1966 का जो क्राइसिस था वो ड्रॉट की वजह से था, सूखे की वजह से पड़ गया था। उससे पहले 2 युद्ध भी हुए थे 65 में, ठीक है। और 1973 का जो रिसेशन था वो एनर्जी क्राइसिस था। और आपका 1980 का ऑयल शॉक की वजह से हमें ये रिसेशन फेस करना पड़ा था। तो ये फिफ्थ रिसेशन है, इसके बारे में अच्छे से आप कर लीजिएगा। रिसेशन मैंने आपको बता दिया है, मीन्स फॉल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ कंट्री। देखिए, इकोनॉमिक जो आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं उनमें गिराव देखने को मिलता है रिसेशन के दौरान, मंदी के दौरान। विद डिक्लाइन इन सेल्स, सेल्स कम हो जाती है, आपको दिख ही रहा होगा। सेल्स, लोगों की इनकम कम हो जाती है, लोगों के रोजगार छिन जाते हैं, जैसा कि कोविड-19 में हमें देखने को मिला है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, मैं आपको एक बार बता दूं, 1958 में जो भारत की ग्रोथ रेट थी वो घटकर
-1.2% हो गई थी। 66 में ग्रोथ रेट की अगर मैं बात करूं तो -3.6% हो गई थी, घट के हमारी ग्रोथ रेट। 73 में 0.32 हो गई थी, और 80 में इस दौरान -5.2% हमारी ग्रोथ रेट हो गई थी, जब ये रिसेशन हमें देखने को फेस करने को मिले थे। ठीक है, अब जो देखिए ये जो 5th रिसेशन की बात हो रही है कोविड-19 के दौरान, इसमें भी IMF ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो भारत की ग्रोथ रेट है उसको प्रिडिक्ट किया है 1.9%। ठीक है, 1.9% का प्रिडिक्शन IMF ने किया है, तो हमारा जो ग्रोथ रेट है काफी गिर जाएगा, जिसकी वजह से इसे 5th रिसेशन कहा जा रहा है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसका एक मॉडल आंसर, एक बेहतर आंसर इसका तैयार कर लीजिएगा। कहा जा रहा है कि जो करंट इकोनॉमिक क्राइसिस है फेस्ड बाय द इंडिया इज वर्स्ट ऑफ ऑल द प्रीवियस रिसेशन। पहले जितनी भी हमने मंदी के दौर देखे हैं उनमें सबसे ज्यादा जो खराब दौर है वो इस कोविड-19 क्राइसिस को ही कहा जा रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। ठीक है गाइज, उसके बाद बारी आती है G7 ग्रुप की। देखिए फ्रेंड्स, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का ये ग्रुप है, जिसमें पावरफुल कंट्रीज हैं वर्ल्ड की 7। रिसेंटली क्या हुआ है, इसके एक्सपेंशन की बात हो रही है। G7 ग्रुप के बारे में एक बार आप पूरा देख लीजिएगा। देखिए G7 को 1975 में इसका गठन हुआ था, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, G7 को अब इसका एक्सपेंशन की बात हो रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, यूएस के प्रेसिडेंट हैं, वो इंडिया को इसमें शामिल करना चाहते हैं, और दूसरी 3 कंट्री ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड साउथ कोरिया। G7 को G10 और G11 में ट्रांसफॉर्म करने की बात हो रही है। कौन कौन सी कंट्रीज को इसमें शामिल करने की बात हो रही है? ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इंडिया एंड साउथ कोरिया। चाइना इसका पार्ट नहीं है। चाइना को इसमें क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है? भारत को इसमें तवज्जो क्यों दी जा रही है? डोनाल्ड ट्रंप भारत को क्यों शामिल करना चाहते हैं, और भारत शामिल हो जाएगा तो व्हाट इट मीन्स फॉर अस, हमारे लिए इसका क्या मतलब है, ये सब आपको देखना है। G7 में अभी मैं अगर बात करूं तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, लेट मी टेल यू। फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान, US, UK, ठीक है, और इटली भी है शायद। फाइन। ट्रम्प चाहते हैं अभी से G10 और G11। देखिए पहले G7 पहले G8 हुआ करता था। रशिया भी पहले इसका पार्ट था, पर 2014 में रशिया को इससे निकाल दिया गया था, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन का एक पार्ट है क्रीमिया, उसको अनेक्स्ट कर लिया था, उस एरिया को हड़प लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। उससे नाराज होकर इस ग्रुप ने रशिया को निकाल दिया था 2014 में G8 ग्रुप से। फिर बाद में G7 बन गया था। अब G7 के एक्सपेंशन की बात हो रही है। देखिए ये टॉप इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड का एक ग्रुप है, जिसमें वर्ल्ड इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। फाइन, तो इसके बारे में सारी जानकारी आप जुटा लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। बीपीएससी का जो अब पैटर्न है वो थोड़ा डायनामिक हो गया है, तो ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राइट, तो इसे कवर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइज, इसके बाद बारी आती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। IMF ने अभी प्रिडिक्शन किया है दैट रिसेशन ड्यू टू कोविड-19 टू बी द वर्स्ट देन 2008 क्राइसिस। कमेंट, इसके ऊपर कमेंट कीजिए। देखिए 2008 में ग्लोबल क्राइसिस हमें देखने को मिला था। वैश्विक मंदी का दौर 2008 में देखने को मिला था। तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रिडिक्शन किया है कि जो कोविड-19 का क्राइसिस है वो 2008 की मंदी से भी ज्यादा बुरा है। ठीक है, और ज्यादा व्यापक है। इसके ऊपर कमेंट कीजिए कैसे कैसे जो देश लाइक ग्लोबल जो इकोनॉमीज हैं, वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है, वो क्या प्रॉब्लम्स झेल रही हैं, आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। जैसे बताया जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, भुखमरी की समस्या होगी। तो जो भी समस्या है उनके बारे में आपने बताना है। तो
क्यों इसे IMF वर्स्ट क्राइसिस कह रहा है? 2008 क्राइसिस से भी ज्यादा, रिसेशन ड्यू टू द कोविड-19 टू बी वर्स देन द 2008 क्राइसिस। ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पीएम गरीब कल्याण पैकेज को तैयार कर लीजिएगा गाइस, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राइट। मेजर हाइलाइट्स आपको पता होने चाहिए इसके, ओके। How it will provide economic support for the economic weaker section of the society. Economic weaker section of the society को कैसे इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा? देखिए ये 42 करोड़ जो सिटीजन्स हैं उनके लिए सरकार लेकर आई थी, इसमें जो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराई जाएगी, मतलब अभी तक बताया जा रहा है कि जो 42 करोड़ सिटीजन्स हैं उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करा दी जा चुकी है, ₹65,454 करोड़, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या किया जा रहा है। देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जनधन अकाउंट होल्डर्स को सीधे पैसे दिए जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स जो डिफरेंटली एबल्ड विडोज वगैरह है, BPL फैमिलीज हैं, फाइन। पीएम किसान के थ्रू पैसे दिए जा रहे हैं, फ्री फूड ग्रेन्स दिए जा रहे हैं BPL कार्ड होल्डर्स को, LPG सिलेंडर्स फ्री दिए जा रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत। तो कैसे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको हिट करेगी, उसको बेनिफिट पहुंचाएगी ये पीएम गरीब कल्याण योजना। क्या है ये योजना, मेजर हाइलाइट्स इसके क्या हैं, कैसे ये फायदा पहुंचाने वाली है? मेजर हाइलाइट्स आपने पढ़ लेने हैं, फूड ग्रेन्स कैसे प्रोवाइड कराएगी, कैसे पल्सेस, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। मैं भी इसको खैर कवर कराऊंगी, इस टॉपिक को बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको हेलीकॉप्टर इकोनॉमी के बारे में देखना है। फ्रेंड्स देखिए ये नया टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज हेलीकॉप्टर मनी बीइंग सजेस्टेड बाय द वर्ल्ड एक्सपर्ट? देखिए वर्ल्ड एक्सपर्ट्स ने रिसेंटली हेलीकॉप्टर मनी को सजेस्ट किया है विद द इंक्रीजिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। जो इकोनॉमिक क्राइसिस, जो आर्थिक क्राइसिस फेस करने को देखने को हमें मिल रहा है, उसमें हेलीकॉप्टर इकोनॉमी को वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है। हेलीकॉप्टर इकोनॉमी क्या है? इट्स अ सोल्यूशन बीइंग सजेस्टेड बाय द इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक तरह का सोल्यूशन है, ठीक है। देखिए अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है मिल्टन फ्रेडमैन, उन्होंने इस टर्म को दिया है हेलीकॉप्टर इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसको क्वांटिटेटिव ईजिंग के लिए यूज किया जाएगा स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज में पैसा डंप करने के लिए। रीपेएबल मनी को, इसको मैं कवर करा दूंगी, थोड़ा अलग टॉपिक है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे, पर शायद ये पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है तो प्लीज कर लीजिएगा। देखिए गाइस आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, राइट। लास्ट ईयर की बात मैं करूं तो देखिए 4 क्वेश्चंस आते हैं इस सेक्शन से, 4 क्वेश्चन आते हैं और आपने 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप इतनी तैयारी तो करके जाइएगा कि आपको 4 के 4 क्वेश्चन आते हों और फिर उसमें से आप 3 क्वेश्चंस को कर रहे हैं, फाइन। पिछली बार WTO के बारे में पूछा था, मुख्य उपलब्धियों के बारे में पूछा था, भारतीय आर्थिक नियोजन की, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग की प्रिंसिपल अचीवमेंट्स के बारे में पूछा था, फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा इन इंडिया को क्रिटिकली एग्जामिन करने को कहा गया था, और एक और क्वेश्चन था वो जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड था। तो 4 क्वेश्चन इस तरह से थे। देखिए पहले का जो दौर था वो थोड़ा नॉर्मल था और वहां पे इतना उथल पुथल नहीं हो रही थी, इतना सारा चीजें नहीं हो रही थी, बट आज का जो समय है उसमें बहुत सारा चेंज हुआ है। तो जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े डायनामिक हो सकते हैं, बट आप सारे क्वेश्चन जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होगी, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए व्हाट आर द मेजर लेबर इश्यूज ड्यूरिंग कोविड-19 इन इंडिया? इज इंडिया नीड्स लेबर रिफॉर्म? क्या भारत को लेबर रिफॉर्म की जरूरत है? क्या लेबर जो इश्यूज थे कोविड-19 के दौरान फेस करने को लेबरर्स को देखने को मिले, ये सब आपने कवर कर लेना है। ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर लेना है क्योंकि माइग्रेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस, वो अपने अपने गांव लौट गए, उनके लिए क्या किया सरकार ने, ये सारी जो चीजें सब कवर कर लीजिएगा प्लीज। रोल एंड फंक्शंस ऑफ द WHO। WHO वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। वाई WHO फेल्ड इन द कोरोना वायरस रिस्पॉन्स? WHO क्यों फेल्ड हो गया कोरोना वायरस रिस्पॉन्स?
में व्हाट आर द एलिगेशंस, क्या एलिगेशंस हैं अमेरिका के WHO पर, WHO की डिफंडिंग क्यों कर रहे हैं जो दूसरी कंट्रीज हैं, जैसे यूएस ने अपनी फंडिंग रोक दी। फाइन, तो WHO को हर एक एंगल से तैयार कर लीजिएगा। पिछली बार आपका WTO आया था 64th BPSC की मैं बात करूं, और इस बार WHO पूछा ही पूछा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लिख के रख लीजिए इसे, WHO आएगा ही आएगा। तो WHO को हर एंगल से प्रिपेयर कर लीजिएगा गाइज। रोल क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये कैसे काम करता है, ठीक है, क्या एलिगेशंस इस पे लगाए गए, क्या ये प्रॉपर प्रिपेयर्डनेस नहीं रख पाया था कोरोना वायरस कि फैलने से पहले, ये सारी चीजें। आरबीआई के बारे में पढ़ लीजिएगा, भारत की सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके क्या रोल्स हैं, क्या फंक्शंस हैं। देखिए रिसेंटली कुछ दिनों पहले आरबीआई ने अपनी जो सरप्लस मनी थे वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी थी, तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। अभी रेपो रेट को कट डाउन किया है। रिजर्व बैंक जो भी स्टेप अभी रिसेंट में ले रही है उन सब पे नजर रखिए और इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा इन सबको भी कुछ 2-4 पेज के नोट्स बना लीजिएगा। कैन इंडिया बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025? क्या अब कोविड-19 के बाद 2024 तक भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकती है? ठीक है, ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। What are the pros and cons of the online learning? देखिए ऑनलाइन लर्निंग के क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं। What are the alternatives that can ensure? क्या ऐसे alternatives हैं जो इंश्योर करेंगे that students don't fall back academically because of this or any other pandemic that might arise in the future? अगर भविष्य में इस तरह की कोई महामारी आती है तो क्या अश्योरेंस है कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो नहीं रुकेगी, एकेडमिकली उन्हें सफर नहीं करना पड़ेगा? कुछ अल्टरनेटिव्स हैं या इसके लिए क्या किया जा सकता है, ये सब आपने बताना है। फाइन, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। आई होप अगर आप ये सब करंट के टॉपिक हैं जो अभी रिसेंट 2 महीने और 3 महीने के दौरान जो सारी चीजें हुई हैं उसमें से ये टॉपिक्स निकल कर आए हैं, तो ये टॉपिक्स बेहद इंपॉर्टेंट है। इनके नोट्स बना लीजिएगा, अपने रफ नोट्स बना लीजिएगा। देखिए गाइज, इतना तो आप पढ़ के जाइएगा, इतना तो न्यूज़पेपर्स को कवर कीजिए, इतना तो टॉपिक्स पे अपनी समझ बना लीजिए कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसे छोड़े ना, अगर आपके पास चॉइस ना हो। ठीक है, अगर 4 क्वेश्चन है, आपको 3 ही आते हैं और एक क्वेश्चन ऐसा हो जो सिर्फ आपने जिसके बारे में आपको थोड़ी ही नॉलेज हो, इतना पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस को बना सकते हो, अपने मन से भी क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको रट के ही जाना है, तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। जब आपने पूरी नॉलेज होगी, ठीक है, थोड़ी समझ होगी आपको टॉपिक के बारे में, तो आप अच्छे से लिख सकते हो आंसर्स को। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा गाइस। बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके कवर कराया जाएगा। दूसरे जो पॉलिटी है, साइंस एंड टेक है, इन सब के भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जारी करूंगी जल्द ही, क्योंकि रिसेंट में कुछ चेंजेस हुए हैं जिसके दौरान नए नए टॉपिक्स जुड़ गए हैं, तो उनको भी कवर करना इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चंस को भी जरूर देखिएगा गाइस, उन्हें भी कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्टैटिक से भी क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ करंट से आ जाएगा, स्टैटिक से भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, सो मस्ट कवर योर स्टैटिक ऑल्सो। फाइन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक और बात गाइस, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल बटन जरूर दबाया कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नोटिफिकेशन टाइमली नहीं पहुंचेगा तो आप टाइमली नहीं देख पाओगे और ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आप मिस कर दोगे। तो डू प्रेस द बेल बटन while subscribing the channel. Thank you so much.